अब देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आती है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आता क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड बहुत होता है। बट यहाँ पर मैंने जिस तरह समझाया हुआ है बहुत इजी करके समझाया हुआ है। पहली बात आपको जो याद रखनी है इम्पॉर्टेंट, उसका फॉर्मूला ये है हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल का। तो हार्डी वेनबर्ग बेसिकली एक साइंटिस्ट का नाम है ये, तो उनके नाम पे ये प्रिंसिपल आया है इस दुनिया में। तो अब देखो उसका फार्मूला क्या है। देखो ये जो है ना फार्मूला, यहाँ वन जो आ रहा है, वन का मतलब है कि इन सबको प्लस करके यहाँ पर वन आना चाहिए। यानी कि यहाँ पर कुछ भी हो, इस ब्रैकेट के अंदर कुछ भी हो, पी की वैल्यू कोई भी हो, कोई क्यू की वैल्यू कोई भी हो, तो आंसर जो है वो आपका वन ही आएगा। तो जब वन आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये जो फार्मूला है वो इस प्रिंसिपल को इंडिकेट कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पर फार्मूले को थोड़ा सा मैं बताता चलूँ। ये फार्मूला तो एज इट इज़ आ जाता है पेपर के अंदर, और एम कैट के अंदर एमसीक्यूज़ में आपसे ये पूछ लिया जाता है कि ये फार्मूला किस लॉ को, किस प्रिंसिपल को शो करता है। तो बहुत सारे प्रिंसिपल आपके सामने मौजूद होते हैं, 4 एमसीक्यूज़ होंगे। तो एक एमसीक्यूज़ होगा जिसमें लिखा होगा हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, उसको आपने टिक करना है इस फार्मूले को देखकर। अब यहाँ मैं थोड़ा समझाऊँ कि देखो पी का मतलब यहाँ पर क्या है। देखो यहाँ पर पी स्क्वायर है, यानी कि 2 पी होंगे। तो 2 पी जो है वो सेम है, तो इट्स मीन ये क्या कहलाएंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट कहलाएंगे। हमने यहाँ पर पी को डोमिनेंट कंसिडर किया और यहाँ क्यू को रिसेसिव कंसिडर किया। ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव का तो आपको पता है कि डोमिनेंट वो जो अपने कैरेक्टर को जो है वो बाकायदगी से पूरा का पूरा इजहार करे, और रिसेसिव वो जो मतलब छुप जाते हैं, डोमिनेंट के सामने छुप जाते हैं, अपने डोमिनेंट के सामने पूरा का पूरा जो है वो करेक्टर शो नहीं करते। तो पी स्क्वायर यानी कि 2 पी हैं, सेम है, इट्स मीन होमोजाइगस डोमिनेंट। यहाँ भी देखो क्यू स्क्वायर सेम है, तो इसलिए यहाँ पर इसको हमने रिसेसिव लिया, तो ये भी होमोजाइगस रिसेसिव। यहाँ देखो पी और क्यू दोनों मुख्तलिफ है, तो इसलिए हमने यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंसिडर किया है। तो एमसीक्यूज़ में इस तरह से भी आएगा कि यहाँ पर जो है वो ब्रैकेट दे दिया जाएगा और आपको इसमें पूछ लिया जाएगा कि इसका नाम बताएं। तो सिंपल आप नाम इसका याद रखें तीनों, कि तीनों का क्या नाम है, रिसेसिव, होमोजाइगस रिसेसिव है यहाँ पर, या होमोजाइगस डोमिनेंट है। ठीक है, तो बस ये इतना पूछा जाएगा इसके अंदर। अब डेफिनेशन आ सकती है, तो डेफिनेशन को देख लो याद किस तरह करना है। अब देखो भाई यहाँ पर डेफिनेशन जो है वो आपके सामने मौजूद है, डीएनए और जीन्स और अलील फ्रिक्वेंसी। यहाँ फ्रिक्वेंसी का मतलब नंबर या तादाद को शो करना है, ठीक है ना। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन बेसिकली ये बनती है कि यहाँ पर जो है वो चाहे वो डीएनए हो, चाहे वो जीन हो या फिर अलील हो, ठीक है, उसका नंबर जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, जब जाके ये प्रिंसिपल जो है वो हम कहेंगे कि हाँ ये दुरुस्त है। तो एक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाऊं। एक ये पूरा एरिया है, ठीक है, इसको बन गया हुआ है चारों तरफ से। यहाँ कुछ जो है मैंने ऑर्गेनिज्म रखे हैं। ऑर्गेनिज्म से मुराद आप ले लें इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म, मींस एनिमल्स यहाँ पर रह रहे हैं, ज़िंदा रह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ एक फिक्स है। अब ये जब तक दूसरी जगह तक नहीं जाएंगे, तो दूसरी जगह मतलब घूमेंगे फिरेंगे नहीं, दूसरी जगह जाके रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे, यहीं अंदर ही जो है ना अपनी नस्ल प्रोड्यूस करते रहेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, नो एवोल्यूशन होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि डीएनए जो है वो चेंज ही नहीं हो रहा। जब डीएनए चेंज नहीं होता, डीएनए में चेंजेस नहीं आती, तो एवोल्यूशन भी नहीं होता। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल का। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ किसी एक एरिया में, फिक्स एरिया में नंबर ऑफ़ डीएनए हो, नंबर ऑफ़ जीन्स हो, या फिर नंबर ऑफ़ अलील्स पेपर में आ जाएं और वो बोलें कि इट विल रिमेन फिक्स और कांस्टेंट, यहाँ पर फिक्स और कांस्टेंट है, तो उस चीज़ को क्या कहेंगे? उस चीज़ को सिंपल हम हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल कहते हैं। एक बात ये होगा, ठीक है। तो ये डेफिनेशन एमसीक्यूज़ में दे दी जाएगी, आपको सिंपल ये टिक लगाना है। डेफिनेशन समझ में आ गई, ये सारा चीज़ समझ में आ गई। अब मैं आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताता चलूँ। देखो यहाँ पर एवोल्यूशन तो नहीं हुई। अब एवोल्यूशन यहाँ पर कैसे होती है, तो अब मैं आपको यहाँ एग्जांपल दूँ टाइगर की। तो टाइगर आपने देखा है, अब टाइगर आप कंसिडर कर लो कि ब्राउन कलर का टाइगर है। तो वो एक टाइगर, एक ये पूरा का पूरा समझ लो जंगल है, बस वो उसको हमने एक जगह कैद कर लिया, इधर एक फ़िक्स एरिया में कैद कर लिया। अब वो अपनी जो है वो नस्ल जो है वो आगे प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो जो इस एरिया के अंदर जो उसके जो समझ लें जो बेबीज़ होंगे, जो बच्चे होंगे, वो भी उसी रंग के होंगे, ब्राउन रंग के होंगे और बिल्कुल सिमिलर होंगे। उसके अंदर कोई एवोल्यूशन नहीं हो रही होगी, कोई कुछ भी नहीं हो रहा होगा चेंज। क्यों? क्योंकि डीएनए जो है वो चेंज ही नहीं हो रहा होगा, क्योंकि हमने उसको कैद कर लिया। ठीक है, बट अगर हमें उसके अंदर एवोल्यूशन करानी है, अगर उसके अंदर हमें तब्दीली चाहिए, तो हम क्या करेंगे? सोचें क्या करना चाहिए। तो हमें ये करना चाहिए कि इस शेर को हम जो है वो, इस टाइगर को हम इस एरिया से बाहर निकाल के
बाहर निकाल के लाएंगे और पूरे जंगल में हम उसको घुमा देंगे। तो वो पूरे जंगल में घूम रहा है भैया, अब तो वो आज़ाद हो गया इस एरिया से। तो अब जो है वो वहाँ जब रिप्रोडक्शन करेगा तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि उसके अंदर एवोल्यूशन हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर डीएनए चेंज होगा। जब डीएनए चेंज होगा तो अब वो क्या चीज़ इज़हार करेगा, वो अपने कलर को चेंज कर देगा। अब जो उसके बेबीज़ होंगे तो उसके आप बच्चे देखेंगे कि वो वाइट होंगे, कभी कभी ब्लैक होंगे। तो आपने देखा होगा कभी ज़ू वगैरह में गए होंगे, ब्लैक टाइगर कैसे होते हैं, वाइट टाइगर को भी देखा होगा आपने, ब्राउन टाइगर को तो आप अक्सर टीवी मूवीज़ में देखते ही हैं। तो ये जो वाइट टाइगर और ब्लैक टाइगर का कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली इसी एवोल्यूशन से आता है कि उनके अंदर एवोल्यूशन हो जाती है कलरों की। क्यों? क्योंकि डीएनए चेंज हो जाता है, उसको हम एक जगह फिक्स नहीं करते, एक जगह जंगल, उस एक जगह ज़ू के अंदर कैद नहीं करते। ठीक है ना? अब हम वही वाली मिसाल, ये आप ज़ू समझ लीजिएगा, इसको हमने इसकी जगह एक कैद कर लिया है। तो जब हमने इसको एक जगह कैद कर लिया है तो वो अपनी एवोल्यूशन परफॉर्म नहीं कर रहे। सही है, बिल्कुल ये सिंपल एक वाली एग्जांपल आपको सामने मौजूद है। अब देखो फैक्टर वो कौन कौन से होते हैं जो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को जो है वो चेंज करते हैं। तो इफेक्ट जो करते हैं, यानी कि जो मैंने आपको बताया था हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल के अंदर एक फिक्स होते हैं ना, फिक्स नंबर ऑफ अलील बोलो, डीएनए बोलो, एक फिक्स होते हैं, वो कांस्टेंट होते हैं। तो अगर हम चाह रहे हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं, हम जानना चाह रहे हैं जो इनके नंबरों को चेंज कर देते हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी से मुराद नंबर्स ही हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी को चेंज कर देते हैं, तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं। तो 5 आपके सामने मौजूद हैं फैक्टर: जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जीन रिकम्बिनेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो ये 5 जो है वो एमसीक्यूज़ में आएंगे। ठीक है, ये 5 आप बिल्कुल इसी तरह रट्टा मार लें। और एक एक चीज़ मैंने इसको अपनी वीडियो में समझाई हुई है, नोट्स वाले वीडियो में। ठीक है ना? तो चैप्टर नंबर 8 के अंदर ये मैंने एक डिटेल समझाई हुई है। अभी एमकेट के जो स्टूडेंट हैं वो इन सबका ये प्रोसेस पता होना चाहिए, और ये 5 फैक्टर जो हैं वो आपको याद होने चाहिए कि ये जो है वो फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इस लॉ को। एक चीज़ और यहाँ पर लिखा है, दिस सम 5 फैक्टर विच विल फेल दिस हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। इसका आप समझ रहे होंगे भाई क्या मतलब। देखो ये जो फैक्टर है ना, इनमें से अगर एक भी कोई भी फैक्टर उस वाले प्रोसेस के अंदर हो जाए, यानी कि इस वाले प्रोसेस के अंदर जो मैंने आपको बताया था, ये इनके अंदर अगर हो जाए, इन तमाम फैक्टर के अंदर कोई भी एक भी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर जेनेटिक ड्रिफ्ट यहाँ पर पाई जा रही है, इसका मतलब ये जो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल था वो फेल हो चुका है। ठीक है, यहाँ जो होगा हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल का होना इसलिए है कि बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ़ कांस्टेंट रहना चाहिए। यहाँ इन 5 फैक्टर में से एक भी फैक्टर नज़र नहीं आना चाहिए इसके अंदर, अगर आ गया तो ये लॉ फेल हो जाएगा। ये बात यहाँ कही जा रही है। तो इनमें से कोई भी फैक्टर आ गया, इनमें से अगर म्यूटेशन यहाँ पर आपको नज़र आ गया, इट्स मीन आप इसको लॉ को फेल कर दें। ठीक है ना? तो ये 5 फैक्टर्स हैं जो इस लॉ को फेल कर देते हैं।